अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल के ऊपर है। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ चुके थे और उसको फिर कंकरेंटली जब हमारे पास एक इशू आता था कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन कंकरेंटली जब आपके परफॉर्म होती हैं तो फिर एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ सकती थी या कोई भी प्रॉब्लम या इशू आ सकता था। अब उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंकरेंसी कंट्रोल मैथडोलॉजी है। उसको हम आगे इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। जो कंटेंट हमारा इस लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड है वो है कंकरेंसी कंट्रोल। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो होता क्या है कंकरेंसी कंट्रोल। फिर उसकी आगे टेक्निक्स हैं कि उन टेक्निक्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल है, टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल है या वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, मल्टीपल ग्रैनुलरिटीज हैं या मल्टीपल मल्टी वर्जन स्कीम्स हैं, इंसर्ट डिलीट ऑपरेशंस हैं। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हम यूटिलाइज करेंगे वन बाय वन, जिनको लर्न करना है फॉर कंकरेंसी कंट्रोल टेक मैकेनिज्म के लिए। व्हाट इज अ कंकरेंसी कंट्रोल? द टेक्निक यूज टू प्रोटेक्ट द डाटा व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग। जब आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट हो रही होती हैं एट अ सेम टाइम, उससे अगर आपका डाटा जो है वो डैमेज हो जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ जाती है डाटाबेस के अंदर, तो उससे बचने के लिए हम मल्टीपल यूज़र को ये टेक्निक प्रोवाइड करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल की, ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शन को एक ऐसे मेथड या ऐसे ऐसे स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करें जिसकी वजह से आपकी कोई एक यूज़र की जो डाटा प्रोसेसिंग है डाटाबेस से रिलेटेड या जो ट्रांजैक्शन जैसे आप कहते हैं, वो दूसरी किसी ट्रांजैक्शन या दूसरे किसी यूजर्स की डाटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म को डैमेज ना करें। उससे बचने के लिए हम कंकरेंसी कंट्रोल मेथड्स अप्लाई करते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है जिसको हम कहते हैं लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। कंट्रोल जो हमारे पास कंकरेंट कंट्रोल एक्सेस है डाटा आइटम का, जो स्पेसिफिक डाटा आइटम अगर डाटाबेस में सेव है और उसके ऊपर कोई अपडेशन या डिलीशन कुछ भी आपने परफॉर्म करना है, आइदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर, तो उसके लिए ये लॉक मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ दो किस्म के लॉक्स होते हैं डाटाबेस के अंदर। एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक, दूसरा शेयर्ड लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है? एक्सक्लूसिव लॉक साइज में आपके पास बड़ा भी है। एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये रीड डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, दोनों के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पर हम डाटा को रीड भी कर रहे हैं एज वेल एज हम राइट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी एक्सक्लूसिव लॉक की इंस्ट्रक्शन होगी या जब भी एक्सक्लूसिव लॉक का रिक्वेस्ट डाटाबेस को की जाएगी या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को किसी भी स्पेसिफिक डाटा आइटम के लिए, तो वो वहाँ पर उसके लिए परमिशन होगी कि वो अपने इस लॉक के अंदर रहते हुए किसी भी स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। दूसरा हमारे पास शेयर्ड लॉक है। शेयर्ड लॉक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। जो भी हमारे पास डाटा आइटम मौजूद है, हम जस्ट उसको रीड कर सकते हैं इस लॉक के अंदर। इस लॉक के मोड में हम उस डाटा को राइट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास राइट के एक्सेस नहीं होते हैं शेयर्ड लॉक के अंदर। जो हमारे पास कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर है, वो ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा होता है। ये शेयर्ड लॉक प्रोवाइड करना या एक्सक्लूसिव लॉक प्रोवाइड करना किसी भी स्पेसिफिक डाटा आइटम के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ताकि वो ट्रांजैक्शन को एक अपने डाटा आइटम के स्पेसिफिक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, जब हम लॉक प्रोवाइड कर देते हैं तो इट्स मीन कि आपके पास दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो फिर इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। ये एक स्पेसिफिक ये डाटा आइटम एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए लॉक्ड हो चुका है, आइदर इट इज़ अ एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर लॉक। फिर इस सूरत में आपके पास जो है दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी लॉक कैरी करके या एक्वायर करके आपके डाटा आइटम को एक्सेस नहीं कर सकता, जब तक आप वो सिंगल ट्रांजैक्शन जिसने ये लॉक एक्वायर किया हुआ है वो इसको रिलीज ना कर दे। जब वो इसको रिलीज कर देगी देन फिर दूसरे ट्रांजैक्शन आराम से उस लॉक को एक्वायर कर लेगी और उसको एक्वायर करने के बाद उस डाटा आइटम के ऊपर स्पेसिफिकली जो भी काम करना चाहे वो कर सकती है। तो ये हमारे कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि हम लॉक बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ हम लॉक बेस्ड स्टडी के लिए इधर एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स टेबल स्टडी करते हैं।
जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा शेड शेड एक्स एक्स एक्सक्लूसिव, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव, एस फॉर शेड लॉक। जब आप दो ट्रांजैक्शन, अब ये आपके पास डिफरेंट ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के लिए शेड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक है, यहाँ दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए शेड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक है। एक ट्रांजैक्शन जब शेयर्ड लॉक एक्वायर कर लेती है तो दूसरी ट्रांजैक्शन को शेयर्ड लॉक एक्वायर करना कंपैटिबल है, प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर्ड लॉक के अंदर आपने डाटा को सिर्फ रीड करना है। जब आप डाटा को रीड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप फिर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट करेंगे, उसमें फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम या कोई इशू या आप डाटाबेस को कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकते। ठीक होगी बात। लेकिन जब आप किसी इस मैट्रिक्स में रहते हुए शेयर्ड लॉक्स के साथ एक्सक्लूसिव लॉक को देखते हैं तो वो आपके पास फॉल्स सिचुएशन, मतलब इनकम्पैटिबल है। जब ये इनकम्पैटिबल है मींस कि ये इसको लॉक प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर किसी एक ट्रांजैक्शन का किसी डाटा आइटम के अकॉर्डिंग कोई शेयर्ड लॉक एक्वायर्ड हुआ है तो कोई दूसरी ट्रांजैक्शन उस टाइम पे शेयर्ड लॉक तो एक्वायर कर सकती है बट एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें इसमें ज़रा डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। ये आपका एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स है। इस कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को फ़ॉलो करते हुए ही आप जो है वो आगे ट्रांज़ैक्शंस के लिए लॉक एक्वायर कर लेते हैं और लॉक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन फिर वो लॉक को कैरी करके आप किसी भी डाटा आइटम के अक्रॉस कोई भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करें जो वो ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करना चाहती है एंड देन उसके बाद कमिट करके आराम से उस लॉक को रिलीज़ कर दें। ठीक है? अच्छा, जैसे आपके पास ये एक सिंपल एग्जांपल है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल के लिए कि यहाँ T2 ट्रांजैक्शन है और T2 ट्रांजैक्शन जो क्या कर रही है, आपके पास एक ए डाटा आइटम है, उसके ऊपर शेयर्ड लॉक को एक्वायर करती है, देन उसको रीड करती है और फिर उसको अनलॉक करके रिलीज कर देती है। सिमिलरली बी आइटम के ऊपर, बी डाटा आइटम के ऊपर उसी टाइम पे शेयर्ड लॉक एक्वायर होता है और शेयर्ड लॉक एक्वायर होने के बाद फिर वो उसको रीड कर लेता है, रीड करने के बाद देन अनलॉक कर देता है और सिंपली डिस्प्ले का ऑप्शन दे देता है इजीली। ये अब इजी वे है। अब आप शेयर्ड लॉक जो है वो एक आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब ये जो ऊपर आपके पास लॉकिंग सिस्टम है, ये तो एक नॉर्मल सा आपके एक बिहेवियर शो कर दिया गया है ट्रांजैक्शन का, शेयर्ड लॉक एक्वायर कर रहा है एंड देन रिलीज कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर आपकी डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट औकात के ऊपर डिफरेंट लॉक्स एक्वायर करने की कोशिश करती है। उस टाइम पे आपके पास सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है, आपकी चीज़ें बड़ा मुश्किल जो है वो सामने लेकर आती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी आगे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम डेडलॉक हैंडलिंग या इस तरह की चीज़ें जो हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। अच्छा, अब लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है? अब ये तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल हो गया ना। लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है? वो सेट ऑफ रूल्स जिसको फॉलो करते हुए कोई भी ट्रांजैक्शन लॉकिंग की रिक्वेस्ट कर सकती है और लॉक को रिलीज कर सकती है। ठीक है? वो एक सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनके अकॉर्डिंग वो उनको लॉकिंग प्रोवाइड करेगा डेटाबेस और फिर देन उसको रिलीज करने के लिए ऑप्शन दे देगा। लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है सेट ऑफ पॉसिबल स्केड्यूल्स के लिए। ये नहीं कि आपने मल्टीपल स्केड्यूल्स इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं और हर स्केड्यूल को वन बाय वन एक दूसरे के वेट के ऊपर छोड़ दिया कि एक ट्रांजैक्शन खत्म हो, दूसरी ट्रांजैक्शन की बारी आए, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन की बारी आए, तो विद इन अ कंकरेंसी प्रॉब्लम आपके पास लॉकिंग प्रोटोकॉल बड़ा एक इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके पास सेट ऑफ स्केड्यूल्स जो हैं वो एक पॉसिबल वे में कन्वे हो सकें और पॉसिबल ऑर्डर में जाकर जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकें। अच्छा, जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है उसमें हमारे पास पिटफॉल आते हैं दो किस्म के। एक तो डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, कि आपके पास चीज़ें लॉकिंग के दौरान ही आगे प्रोसेस नहीं होती है या फिर आपके पास स्टारवेशन होती है। डेडलॉक क्या चीज़ है? अगर आप देखें ट्रांजैक्शन T3 के ऊपर, जैसे हमने पीछे कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को डिस्कस किया, तो आपने देखा कि उसमें लॉक जो अपोजिट लॉक्स हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब राइट का लॉक होगा, रीड एंड राइट लॉक, इसको हम राइट लॉक भी कहते हैं और शेयर्ड लॉक को हम, एस लॉक को हम जो है वो रीड लॉक भी कहते हैं। ठीक है। एक्स लॉक को हम राइट लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डाटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है। सिंपली रीड तो हर लॉक ने करवाना है, लेकिन एक्स लॉक जो है वो सिंपली आपको राइट भी करता है और रीड भी करता है। अब एस लॉक आपके पास सिंपल और सिंपल सिर्फ रीड करवाएगा डाटा को। ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब T3 और T4 दो किस्म के ट्रांजैक्शन आके एग्जीक्यूट होती हैं तो आप देख रहे हैं कि बी डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्स एक्वायर हो गया। लॉक एक्स एक्वायर होने के बाद बी डाटा आइटम ने डाटा को राइट कर लिया
राइट करने के बाद आप देखें कि लॉग जो T4 है वो B डाटा आइटम के ऊपर लॉग S को एक्वायर करना चाहती है। तो अब ये अनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर, और इस इनकम्पेटिबिलिटी में आपके पास ये डाटा आइटम इसको लॉग एक्वायर करने नहीं देगा और ये इसका वेट करता रहेगा। बट एस लॉक वो डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर कर लेगा और डाटा को रीड कर लेगा। अब इस सूरत में जब ट्रांजैक्शन T3 उसने लॉक को रिलीज भी नहीं किया, कमिट भी नहीं किया पीछे जो डाटा उसने राइट किया बी के अकॉर्डिंग, और वो लॉक भी उसने रिलीज नहीं किया, उनको अनलॉक नहीं किया डाटा आइटम को, उसके बाद वो लॉक लगा लेता है लॉक ए के ऊपर। तो फिर यहाँ पर अब एस ने लॉक, अब T4 ने लॉक लगाया हुआ है एस के ऊपर। तो यहाँ पर जो ए डाटा आइटम है उसके ऊपर एस लॉक लगाया हुआ है, रीड लॉक लगाया हुआ है। अब रीड लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग T3 जो है वो एक्स लॉक एक्वायर करना चाहती है, तो फिर ये इसके लिए वेट करेगी जब तक ये एस लॉक T4 जो है वो रिलीज नहीं कर लेता ए डाटा आइटम के ऊपर। तो इस तरह ये दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट करती जाएंगी, और उस वेट के दौरान फिर ये एक दूसरे के लिए तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करवाती ट्रांजैक्शन जब तक कोई भी एक स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर कोई एक ट्रांजैक्शन अपना लॉक रिलीज नहीं कर देती। तो इस सूरत में आपके पास डेडलॉक आ जाता है, वेट करना पड़ जाता है एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो फिर आपके लिए पिटफॉल बन जाता है, एक प्रॉब्लम या ड्रॉबैक बन जाती है। फिर स्टारवेशन क्या चीज़ है? स्टारवेशन ये है कि आपको मैंने जैसे बताया कि एक्स लॉग जो है वो ऐसी स्पेसिफिक डाटा आइटम के लिए एक्वायर किया जाता है जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन टाइम कैरी करने वाली है, जिनमें ऑपरेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। अब जब आप किसी एक डाटा आइटम के ऊपर स्पेसिफिकली कोई एक ट्रांजैक्शन एक्स लॉग एक्वायर करना चाहती है, तो वो वेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसी दौरान आपके पास बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं उस स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर जो कि एस लॉग कैरी करना चाहती है। अब इस सूरत में आपके पास एक ट्रांजैक्शन इतना वेट में चली जाती है कि बारी-बारी छोटी-छोटी ट्रांजैक्शन आके जस्ट रीडिंग के लिए लॉक एक्वायर करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, और इस दौरान आपके पास जो एक्स लॉक कैरी करना है किसी एक ट्रांजैक्शन ने, वो स्टारवेशन की सूरत में चली जाती है। स्टारवेशन मीन्स कि आपने सिंपली वो इतना एग्जॉस्ट हो जाती है वेट करते-करते कि वो रोल बैक हो जाती है। देन फिर दोबारा वो रोल बैक हो जाती है, दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है कि चाहे मैंने शायद मुझे कहीं मौका मिल जाए, शायद कोई मुझे एक्स लॉक एक्वायर करने का मौका मिल जाए, नहीं, लेकिन नहीं, उसी दौरान सेम टाइम पे डिफरेंट मल्टीपल ट्रांजैक्शन इतनी आ चुकी होती हैं कि वो बार बार एस लॉक को कैरी करती हैं, एस लॉक को कैरी करती हैं और डाटा को रीड करती जाती हैं। तो इस दौरान फिर आपके पास किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जो एक्स लॉक एक्वायर करना चाहती है, एक स्टारवेशन की सूरत बन जाती है। स्टारवेशन को अगर हम वर्बली एक मीनिंग लें तो ये भूख की हालत है, किसी एक ट्रांजैक्शन को उसकी भूख की हालत में छोड़ देना। मतलब वो इतना तरस जाए कि उसको वो बार-बार वो चीज़ एक्वायर करने के लिए वेट करना पड़े, और वेट करने के बाद देन वो रोल बैक हो और देन फिर अपने आप को दोबारा रीस्टार्ट करे, तो वो सिचुएशन उसके लिए गड़बड़ हो जाती है। कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो इसी के लिए ड्रॉ किया जाता है, वो मैनेजर्स इसी के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो इन स्टारवेशन से और इन डेडलॉक से किसी भी ट्रांजैक्शन को बचा सकें। इसके बाद हमारे पास टू फेज लॉकिंग सिस्टम आता है। टू फेज लॉकिंग सिस्टम में हमारे पास दो फेजेस होते हैं। एक हमारे पास फेज वन ग्रोइंग फेज है, दूसरा हमारे पास फेज टू श्रिंकिंग फेज है। ग्रोइंग फेज क्या होता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन अपनी तमाम डाटा आइटम्स के ऊपर लॉक एक्वायर कर लेती है, ठीक है, लेकिन इस दौरान फिर ये होता है ग्रोइंग फेज के अंदर कि कोई भी लॉक आपने लॉक एक्वायर कर रहे हैं बार बार, बारी बारी एक ऑर्डर में एक एक डाटा आइटम के ऊपर, बट आप उनसे लॉक रिलीज नहीं करेंगे जब तक आप श्रिंकिंग फेज में नहीं आ जाते। श्रिंकिंग फेज का मतलब क्या है कि वहां पर आप तमाम डाटा आइटम के ऊपर उसी तरह स्टेप बाय स्टेप लॉक्स को जिस तरह पहले हमने एक्वायर किया था, अब आप रिलीज करते जाएंगे। फिर इस रिलीजिंग के दौरान श्रिंकिंग फेज के अंदर आप जो है वो कोई भी लॉक कैरी नहीं कर सकते, कोई भी लॉक एक्वायर नहीं कर सकते। आपके पास दो डिफरेंट फेजेस हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में आपके पास टोटली टाइम है कि आप अपने लास्ट डाटा आइटम तक सारे के सारे लॉक एक्वायर कर लें, ठीक है, और उसमें कोई भी अनलॉक ना छोड़ें। श्रिंकिंग फेज का काम है कि आपने अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, जो भी ट्रांजैक्शन ने काम करना था, इंस्ट्रक्शन ने ऑपरेट करनी थी, वो उसने कर ली, उसके बाद वो श्रिंकिंग फेज में जब आ जाता है तो बारी बारी उन लॉक को रिलीज करना शुरू कर देता है। उस दौरान फिर आप किसी भी डाटा आइटम को लॉक नहीं कर सकते किसी भी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक होगी बात। तो ये दो डिफरेंट वे में है, एक दूसरे को प्रोसेस करने में, कंट्रोल करने में मदद देते हैं, ताकि कोई भी कंकरेंटली या कोई भी सीरियलाइजेबल अनसीरियलाइजेबल स्केजुअल ट्रांजैक्शन जो है वो आकर अटैक करने के बाद किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को डैमेज ना कर सके।
ठीक है। फिर हमारे पास आता है लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट वो होता है जब ग्रोइंग फेज का आखिरी टाइम होता है, जहां पर वो सबसे लास्ट लॉक एक्वायर कर रहा होता है, वो उसका लॉक पॉइंट होता है। उस लॉक पॉइंट के बाद जब आपके सारे के सारे लॉक एक्वायर हो जाते हैं, देन उसके बाद आपके पास श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज के दरमियान में, जहां पर आपके पास उसके बाद जो है आपके पास तमाम के तमाम लॉक को अनलॉक करना शुरू कर दिया जाता है, तमाम लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर दिया जाता है वन बाय वन। अच्छा, इसमें अब आपके पास और भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जो कि टू फेज़ लॉकिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर रही है, उसको फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन एक और ट्रांजैक्शन है जो कि टू फेज़ लॉकिंग सिस्टम को यूज़ कर रही है। तो फिर ऐसे स्केड्यूल में आपके पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो टू फेज़ लॉकिंग सिस्टम को हम मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स के लिए। जहाँ पर हमारे पास कॉन्फ्लिक्टेड सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ दो ट्रांजैक्शंस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही होती हैं, जो हमने पीछे स्टडी किए हैं, रीड राइट राइट रीड और राइट राइट वाले। वो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं किसी भी एक स्केड्यूल के अंदर, सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, तो वहां पर हम फिर टू फेज लॉकिंग सिस्टम यूज करते हैं। बाकायदा ग्रोइंग फेज में आकर तमाम लॉक्स को एक्वायर करते हैं, एंड देन उसके बाद श्रिंकिंग फेज में जाकर, लॉक पॉइंट के बाद श्रिंकिंग फेज में जाकर तमाम लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके पास ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो टू फेज लॉकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, और दूसरी ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जब वो टू फेज लॉकिंग सिस्टम को एक्वायर करती है, तो इस दौरान जब आपके पास कंकरेंसी हो जाती है और फिर कंकरेंसी होना शुरू हो जाती है इन दो ट्रांजैक्शन के दरमियान, तो फिर इन दो ट्रांजैक्शन के स्केड्यूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, नो सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर हमने दो लॉक्स पढ़ लिए हैं, एस लॉक्स और एक्स लॉक्स, शेयर्ड लॉक्स एंड एक्सक्लूसिव लॉक। अब इनके दरमियान में आपस में कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या होती है? दो टू फेज लॉकिंग सिस्टम में लॉकिंग कन्वर्जन क्या होती है? आपके पास फर्स्ट फेज जो होता है उसमें आपने जैसे पढ़ा कि आप लॉक्स को एक्वायर कर रहे होते हैं। जो शेयर्ड लॉक है डाटा आइटम के ऊपर आप एक्वायर करते हैं, जो एक्स लॉक है वो आप डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर करते हैं। फिर देन जब आप एस लॉक को एक्स लॉक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपग्रेड करते हैं, इट्स मीन कि आप छोटे लॉक से बड़े लॉक की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट लॉक से हाई लॉक की तरफ जा रहे हैं, एस शेयर्ड लॉक से एक्स एक्सक्लूसिव लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ये कन्वर्जन अपग्रेडिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करता है। यहाँ पर आप अपग्रेडिंग कर रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर आपके पास देखा कि जब श्रिंकिंग फेज होता है, तो आपके सारे के सारे लॉक्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो एस लॉक्स हैं या एक्स लॉक हैं, और उसमें फिर आप एक्स लॉक को शेयर्ड लॉक के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम डाउनग्रेडिंग कहते हैं। मीन्स कि आपका जो हाई लॉक है एक्सक्लूसिव लॉक, उससे आप स्मॉल लॉक, लो लॉक के अंदर या एस लॉक शेयर्ड लॉक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि आप डाउनग्रेडिंग कर रहे हैं अपनी लॉकिंग सिस्टम की। तो ये हमारी एक कन्वर्जन प्रोटोकॉल है टू फेज लॉकिंग सिस्टम के अंदर, जो कि हमें ये श्योर करता है कि हमारी प्रॉपर सीरियलाइजेबिलिटी परफॉर्म हो किसी भी स्केड्यूल के अंदर। लेकिन ये फिर भी आपके प्रोग्रामर के ऊपर रिलाय करता है कि वो किस तरह से वेरियस लॉकिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है अपने डाटा आइटम के लिए। अच्छा, डेडलॉक को अब हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पास डेडलॉक, जैसे अभी आपने एग्जांपल पीछे स्टडी की, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि किस तरह से एक लॉग एक्स जो है वो एक बी डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर कर लिया गया है, उसी टाइम पे फिर लॉग एस जो है वो टी फोर एक्वायर करना चाहता है, तो ये इसका वेट करेगा टी थ्री का, जब तक ये बी के ऊपर लॉग एक्स को रिलीज नहीं कर देता। फिर इसी तरह सिमिलरली ए डाटा आइटम के ऊपर टी फोर ने लॉक जो है वो कैरी कर लिया है। तो अब ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक किसी का वेट करे तो फिर डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक तब होगा जब दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे। ठीक है। अब इस बी डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्वायर हुआ है, तो एस लॉक जब एक्वायर करेगा टी फोर बी डाटा आइटम के ऊपर, तो वो इसका वेट करेगा। इसी सूरत में इसने ए के ऊपर, ए डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्वायर कर लिया है, लॉक एस। अब ये फिर वेट, अब इसके लिए जो है टी थ्री वेट करेगा एक्स लॉक एक्वायर करने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आपके पास डेडलॉक अपीयर हो जाता है। फिर डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, हैंडल करने के लिए, या तो आप दोनों ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं, और साथ में ही उनके लॉक्स जो एक्वायर किए गए थे वो भी रिलीज कर देते हैं, ताकि आपका जो डेड लॉक है दोनों एक दूसरे के वेट में लग गए। अब जब वेट करते हुए फिर कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी कंप्लीटली, तो फिर हम इनको रोल बैक ही कर देते हैं या फिर इनके लॉक्स ही रिलीज कर देते हैं।
और दूसरा अमल हमारे पास स्टारवेशन का था, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि मींस आपके पास डेडलॉक के अंदर जब टू फेज लॉकिंग डज नॉट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम द डेडलॉक, टू फेज भी जब आपके पास फ्रीडम शो नहीं करती है लॉकिंग सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या चीज होना शुरू हो जाती है, स्टारवेशन आ जाती है, स्टारवेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। स्टारवेशन मींस कि आपके पास सेम ट्रांजैक्शन रिपीटेडली रोल बैक हो रही है ड्यू टू डेडलॉक, बार बार डेडलॉक आ रहा है, आप किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को बार बार जो है वो रोल बैक करते जा रहे हैं, बार बार दोबारा रीस्टार्ट करवा रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आपके पास एक स्टारवेशन के अकॉर्डिंग सॉरी एक ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग स्टारवेशन का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। स्टारवेशन मींस कि वो बार बार रोल बैक हो रही है, ठीक है, और बार बार अपने वेट की वजह से वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को सामना करना पड़ रहा है, और उन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो उनको एस लॉक कैरी किए जा रहे हैं, मीन्स ये जो स्टेटमेंट आपके सामने रखी गई है कि अगर एक्स लॉक उस डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर किया जा रहा है और उसी डाटा आइटम के ऊपर सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन आके रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है और उनको वो रिक्वेस्ट ग्रांट भी हो जाती है एस लॉक की, वो उनके ऊपर एस लॉक ग्रांट करते जाते हैं। अब बारी बारी, अब इसमें इस दौरान आपके पास जो एक्स लॉक के लिए ट्रांजेक्शन है स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर वेट करती जाएगी जब तक इस एस लॉक को ख़त्म ना हो दिया जाए। जब ये इतने वेट करने के ऊपर जब ये आ जाएगी कि आपके पास बार बार उसको रोल बैक किया जाए, बार बार उसको जो है वो डेडलॉक से बचाया जाए, तो उस सूरत में जब डेडलॉक के बाद आप बार बार एक ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर रहे हैं, बार बार एक ट्रांजेक्शन में वेट कराने के बाद उसको ख़त्म करके जो है वो अबॉर्ट करके देन दोबारा रीस्टार्ट करवा देते हैं, तो उस तरह वो स्टार्व हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप स्टारवेशन से भी आपने बचना है और आपने डेडलॉक से भी बचना है, ये नहीं कि आप सिमिलर एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार जो है वो रोल बैक करवाते जाएं, आप बारी बारी एक एक ट्रांजैक्शन को रोल बैक करें ताकि आपकी पॉसिबल सिचुएशन निकल सके, ठीक है। जो टू फेज लॉकिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास दो किस्म की वेरियस सिचुएशन आती है। अब क्या होता है कि आपको मैंने पहले बताया कि एक ट्रांजैक्शन जब दूसरे ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जब तक वो ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होती है तो पहली वाली ट्रांजैक्शन की बारी नहीं आती है। अब जब आप एक ट्रांजैक्शन किसी एक स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर डिपेंडेंट है और वो फिर दूसरी ट्रांजैक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो खत्म होगी दिन में, अब जब इस तरह से होता है तो उसमें से अगर एक ट्रांजैक्शन को आप रोल बैक कर देते हैं तो उससे पीछे जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी रोल बैक होना शुरू हो जाती हैं जो इनका वेट कर रही हैं। तो इसको हम कहते हैं कास्केडिंग रोल बैक, ठीक होगी बात। और कास्केडिंग रोल बैक हमारे पास दो सिचुएशन में होती है, एक स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग सिस्टम में, ठीक है, और एक रिगर्स टू फेज लॉकिंग सिस्टम में। स्ट्रिक्ट फेज लॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि जब ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक सबके ऊपर एक्वायर कर लेती है तो वो तब तक रिलीज नहीं करती जब तक वो कमिट नहीं हो जाती या अबॉर्ट नहीं हो जाती, तो ये स्ट्रिक्टनेस है उसके अंदर। इससे हमने पाबंद कर दिया कि वो तब तक नहीं उसको अनलॉक करेगी, तो इस सूरत में फिर आपके पास डेडलॉक भी आना शुरू हो जाते हैं और इस सूरत में आपके पास कास्केडिंग रोल बैक भी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जब तक कमिट नहीं करेगी तो ये और दूसरी ट्रांजैक्शन को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरी ट्रांजैक्शन फिर लॉक एक्वायर कर लेगी, वो फिर वेट करती रहेगी उसका। तो उस सूरत में फिर आपके पास जब एक्सक्लूसिव लॉक जितने के जितने सारे के सारे हैं, उसको तब तक ना रिलीज किया जाए स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग सिस्टम में जब तक वो कमिट नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से या जब तक वो अबॉर्ट नहीं हो जाता। रिगर्स टू फेज लॉकिंग सिस्टम में ये इवन ज्यादा स्ट्रिक्टर है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग सिस्टम से। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक नहीं होता, इसमें सारे लॉक जितने भी हैं, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक जो भी हैं, वो सारे के सारे जब तक कमिट नहीं होते हैं, जब तक अबॉर्ट नहीं होते हैं, उनको हम रिलीज नहीं करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर जब हम सीरियलाइजेबल ऑर्डर में किसी चीज को कमिट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन को बारी बारी ऑर्डर में वेट करना पड़ता है दूसरे के लिए। नहीं तो फिर जब वो वेट नहीं करते हैं और आके इंटरेक्ट हो जाते हैं या डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और लॉक एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो फिर कास्केडिंग रोल बैक होती है। कास्केडिंग रोल बैक मीन्स के अगर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शन डिपेंडेड है तो फिर वो ट्रांजेक्शन क्या करेगी, जब उस ट्रांजेक्शन को आप रोल बैक करेंगे जिसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शन डिपेंडेड है, तो इस तरह से वो प्रीवियस सारी ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक कर देगा और बारी बारी जब वो जो रोल बैक होती जाएंगी उसको हम कहेंगे कास्केडिंग, एक चेन वाइज सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपके पास रोल बैक होना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास लॉकिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, डेटाबेस के अंदर आपके पास लॉक मैनेजर होता है। लॉक मैनेजर सेपरेटली वो हर एक लॉकिंग ट्रांजेक्शन के लिए सेंड लॉक करता है और अनलॉक रिक्वेस्ट उनकी प्रोवाइड करता है। तो वो हर एक ट्रांजेक्शन को लॉक मैनेजर देख रहा होता है कि किस ट्रांजेक्शन को कौन सा लॉक देना है,
सेंड करना है और कौन से लॉक की अनलॉक की रिक्वेस्ट करनी है। तो लॉक मैनेजर जो है वो रिप्लाई करता है लॉक रिक्वेस्ट के लिए बाय सेंडेड बाय ग्रांट मैसेजेस और मैसेज आस्किंग द ट्रांजैक्शन टू रोल बैक इन केस ऑफ डेडलॉक। तो लॉक मैनेजर का काम होता है कि वो उन रिक्वेस्ट जो ट्रांजैक्शन ने की हैं डेटाबेस के लिए कि वो लॉक ले सकें। लॉक मैनेजर का काम होता है कि वो उनको रिप्लाई करें, उनको परमिशंस ग्रांट करें, लॉक सिस्टम्स ग्रांट करें और देन फिर ये मैसेज भी कन्वे करें कि अगर वो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई है तो ये भी उनको बता दीजिए कि आपकी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई है, या फिर इन केस ऑफ एनी कोई डेड लॉक अपीयर हो चुका है जो कि उन ट्रांजैक्शन के लॉक्स में उनको प्रॉब्लम देगा, तो ये भी उसका काम होता है लॉक मैनेजर का। रिक्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन वेट अनटिल इट्स रिक्वेस्ट इज आंसर्ड। अब ये होता है कि जब ट्रांजैक्शन एक स्पेसिफिक लॉक के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसको कुछ थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है। वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है रिक्वायर्ड जो उसको दिया जाता है कि उसके दौरान उसको लॉक जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अगर उस दौरान वो रिफ्यूज़ भी कर देता है लॉकिंग सिस्टम को तो देन वो फिर उसको लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है ट्रांजैक्शन के ऊपर कि अगर उसको लॉक है तो वो उस दौरान थोड़ा सा वेट भी कर सकता है लॉक मैनेजर की तरफ से ताकि एक प्रॉपर वे में उसको ये लॉक प्रोवाइड किया जा सके। लॉक मैनेजर जो है वो अपनी तरफ एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको लॉक टेबल कहते हैं, जिसमें सारे के सारे ग्रांटेड लॉक्स के और पेंडेड लॉक्स के जो हैं वो रिकॉर्ड सेव हो रहे होते हैं। लॉक टेबल जो है वो इम्प्लीमेंट होता है यूजुअली इन मेमोरी हैश टेबल की सूरत में जिसकी इंडेक्सिंग होती है प्रॉपर प्रॉपर, जिसमें सारे के सारे डाटा आइटम के लॉक जो है वो इन लिस्ट हो रहे होते हैं। वहाँ पर डाटा आइटम जितने भी हैं उनके ऊपर उनके लॉक स्पेसिफाइड हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये सारा आपके पास लॉग टेबल है। ठीक है। तो जब आप यहाँ से देखते हैं जिसमें आपको ये कह रहा है कि डार्क ब्लू रेक्टेंगल जो आपको ये वो लॉक्स हैं डार्क ब्लू वाले जिसमें आपने इंडिकेट कर रहा है कि वो लॉक को ग्रांट कर चुका है। अब ये आपको नज़र आ रहे हैं डार्क ब्लू वाले, तो इसमें ये सारे के सारे लॉक जो हैं वो एक स्पेसिफिक डाटा आइटम, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये आपके पास डाटा आइटम है 123 17 1912 एंड 14 144, ये आपके पास डाटा आइटम्स हैं। अब इस डाटा आइटम के ऊपर ये लॉक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन 23 और ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 8 ट्रांजैक्शन 2। अब ये ट्रांजैक्शन इन डाटा आइटम के ऊपर जिनको लॉक दे दिया गया, ग्रांट कर दिया गया है, तो ये जो डार्क ब्लू कलर है ये आपको शो कर रहा है कि ये इनको ग्रांट कर दिया गया, और दूसरा जो ये लाइट ब्लू वाला है ये शो कर रहा है कि आपके पास ये वेट कर रहे हैं, अभी इन्होंने रिक्वेस्ट की है पर इनको अभी लॉक ग्रांट नहीं किए गए हैं। ठीक है। तो ये ग्रांटेड लॉक्स हो गए ब्लू कलर वाले, ये आपको मेंशन कर रहा है, और यहाँ नीचे वेट लॉग वेटिंग में आपके पास आ रहे हैं वो जिनकी अभी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं हुई और वो वेट कर रहे हैं अपने लॉक के लिए। ठीक है। अब ये लॉग मैनेजर का काम है कि उसने अपना ये टेबल जनरेट किया हुआ है हैश टेबल की फॉर्म में जिनके प्रॉपर इंडेक्सिंग हुई हुई है हर डाटा आइटम के अकॉर्डिंग, और उनको जो लॉग प्रोवाइड किए गए हैं वो भी यहाँ पर इनलिस्ट हुए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, डेडलॉक हैंडलिंग कैसे की जा सकती है? ठीक है। अब कहता है कि जब हम डेडलॉक हैंडलिंग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमने डेडलॉक प्रिवेंशन को देखना होता है, डेडलॉक को प्रिवेंट करना होता है। ये वो प्रोटोकॉल है डेडलॉक प्रिवेंशन का डेडलॉक हैंडलिंग के अंदर कि जब सिस्टम उसमें डेडलॉक की स्टेट में होता है तो सम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हमारे सामने आती हैं। उसमें क्या कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन लॉग ऑल इट्स डाटा आइटम बिफोर इट्स बीइंग एग्जीक्यूशन। अब ये नहीं है कि आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है तो उससे पहले आपको लॉक मिला ही नहीं है। ट्रांजैक्शन को जब तक लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से तब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ना करे। तो इस तरह तमाम लॉग ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड कर दिए जाए उनके तमाम डाटा आइटम्स के ऊपर ताकि उसकी ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके में स्टार्ट हो सके। तो एग्जीक्यूशन से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही आप तमाम तमाम लॉग्स उसको दे दें। तो सबसे पहले ये सूरत हाल है। फिर impose partial ordering of all data item required that transaction can lock data item only in order to specific by the partial order। ठीक है। तो पार्शियल ऑर्डर का मतलब ये है कि आप पहले कुछ डाटा आइटम्स को जो है वो एक ऑर्डरिंग की सूरत में ले आएँ और कुछ डाटा आइटम को आप लॉग प्रोवाइड कर दें। उनकी डाटा आइटम की लॉग रिक्वायर्ड होने के बाद उनको स्पेसिफिकली पार्शियल ऑर्डर में प्लेस कर दें। ठीक है। आपने डाटा आइटम को तो लॉग सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया एग्जीक्यूशन से पहले पहले, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करें, एक बार इम्पोज करें पार्शियल ऑर्डरिंग, वो डाटा आइटम जिनको लॉक मिल चुके हैं तो वो उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया जाए कि वन बाय वन इनके जो है वो बाद में इनके पर इनके लॉग को जो है वो देखा जाएगा।
डाटा आइटम को उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, और वन बाय वन करके इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड देन फिर इनको वन बाय वन जाकर रिलीज भी किया जाएगा। तो ये इससे हमारे पास जो है वो डेडलॉक प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल से हम अपने डेडलॉक को हैंडल भी कर सकते हैं। अच्छा, मोर डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास आती है, हम यूज़ करते हैं टाइम स्टैम्प को। इससे पहले हमारे पास एक सिंपल टेक्निक थी डेडलॉक प्रिवेंशन की, जो कि जनरल टेक्निक है। आप तमाम ब्लॉक एक्वायर कर लो, उसके बाद फिर उनको ऑर्डर कर लो, ठीक है, डाटा आइटम्स को। उसके बाद जो हमारे पास आता है टाइम स्टैम्प की सिचुएशन, कि आप एक डाटा आइटम को उनके स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टाइम स्टैम्प दे दें कि ये लॉग इसको इतने टाइम के लिए एक्वायर्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसकी इतने टाइम की टाइम स्टैम्प इसको दे दिया गया, उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ये अपनी मूवमेंट करेगा और उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो है ये अपना काम आगे प्रोसेस करेगा। तो उसमें आपके पास दो सिचुएशन आती हैं, एक आपके पास होती है यंगर ट्रांजैक्शन, दूसरी आपके पास होती है ओल्डर ट्रांजैक्शन। यंगर ट्रांजैक्शन वो होती है जिसका टाइम स्टैम्प आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई होती हैं। यंगर ट्रांजैक्शन होती हैं जो अभी अभी फ्रेश स्टार्ट हुई होती हैं, जिनका टाइम स्टैम्प अभी बहुत ज़्यादा होता है। ओल्डर ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिनका टाइम स्टैम्प स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है, तो वो ओल्डर ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। मतलब उनका टाइम स्टैम्प बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी उनकी सारी की सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग, वेटिंग सब कुछ खत्म हो चुकी होती है, बस कम टाइम स्टैम्प उनका रह जाता है। यंगर ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प ज़्यादा होगा और ओल्डर ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कम होगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब वेट एंड डाई स्कीम क्या होती है, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव स्कीम कहते हैं, कि आपके पास ओल्डर ट्रांजैक्शन जो है वो यंगर ट्रांजैक्शन का किसी भी डाटा आइटम के ऊपर रिलीज करने के लिए वेट करेगी, ठीक है। तो उस स्कीम के अंदर वही है कि अगर उसका टाइम थोड़ा रह गया तो इसका मतलब है कि वो यंगर ट्रांजैक्शन का वेट करे, वेट डाई के अंदर। और या फिर यंगर ट्रांजैक्शन, इस सूरत में यंगर ट्रांजैक्शन जो है वो ओल्डर वंस का वेट नहीं करेगी, दे आर रोल बैक इंस्टेड। वो रोल बैक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो भी स्टार्ट हुए तो उनको रोल बैक करना आसान है, उनको खत्म करके हम रोल बैक कर सकते हैं, उनको हम डाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो वेट नहीं करेगी। समझ आ गई बात? अब ओल्डर ट्रांजैक्शन वेट कर सकती हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन में डाई सेवरल टाइम बिफोर एक्वायरिंग नीडेड डाटा आइटम। तो इस दौरान आपके पास जो यंगर ट्रांजैक्शन है वो बहुत दफ़ा डाई होती है, मीन्स के वो बहुत दफ़ा रोल बैक होती हैं और अबॉर्ट होती हैं, देन दोबारा रीस्टार्ट होती हैं, क्योंकि उनका टाइम स्टैम्प अभी इतना नहीं हुआ होता, उनका फ्रेश टाइम स्टैम्प लगा होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और उन्होंने वाकई उन्होंने ज़्यादा टाइम लेना होता है, तो इसलिए वो ओल्डर ट्रांजैक्शन को टाइम दे देती हैं कि आप एग्जीक्यूट हो जाएं। ये वेट नहीं करेंगी बट रोल बैक हो जाएंगी। ओल्डर ट्रांजैक्शन यंगर का वेट करेंगी, ठीक है, रोल बैक नहीं होंगी, लेकिन यंगर ट्रांजैक्शन जो है वो बार बार रोल बैक हो सकती हैं पर वेट नहीं करेंगी ओल्डर ट्रांजैक्शन का। बाउंड वेट में क्या होता है कि बाउंड वेट जो है वो इस सूरत में आपके पास जितनी भी यंगर ट्रांजैक्शन आ रही है उसको फोर्सली रोल बैक करवाती है, अगर वो चाहे रोल बैक हो या ना हो, बट ये इसको बार बार रोल बैक करवाती है। और यंगर ट्रांजैक्शन में वेट फॉर द ओल्डर वन, पर वेट बाउंड के अंदर जब वो उसको नुकसान पहुंचा रही है ओल्डर ट्रांजैक्शन, तो फिर वो वेट करती है। वेट डाई के अंदर वो वेट नहीं करती है यंगर ट्रांजैक्शन ओल्डर ट्रांजैक्शन का, लेकिन वाउंड वेट के अंदर आपके पास यंगर ट्रांजैक्शन ओल्डर ट्रांजैक्शन का वेट करती है, और इस दौरान भी वो रोल बैक होती है देन वेट डाई। बट एज कम्पेयर वेट डाई के अंदर बहुत दफ़ा यंगर ट्रांजैक्शन आपके पास रोल बैक होती है, दोबारा से रीस्टार्ट होती है, लेकिन बाउंड वेट के अंदर वो वेट करती है, और इस सूरत में फिर वो कम जो है दफ़ा रोल बैक होती है, जितनी ज़्यादा रोल बैक वेट डाई में होती है उसकी बनस्बत। इसके बाद आपके पास जो है वो जो है जब वेट बोथ उसके अंदर वेट डाई के अंदर और वाउंडेड वेट स्कीम के अंदर, दोनों के अंदर जब आपके पास ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट होती है, रोल बैक होती है, तो वो फिर दोबारा वापस अपने ओरिजिनल टाइम स्टैम्प को कैरी कर लेती है जहां से उसने स्टार्ट लिया था, ठीक है। और इस सूरत में जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, यंगर ट्रांजैक्शन तो रोल बैक होंगी, जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है उनकी प्रेसिडेंस और न्यूअर वन होगी, अब उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी न्यूअर वन के ऊपर, जो यंगर वन आ रही है उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, उनको रोल बैक नहीं किया जाएगा। और इस सूरत में फिर हम जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है उसके लिए स्टारवेशन को अवॉइड करते हैं, ताकि हमारी किसी किस्म की कोई स्टारवेशन परफॉर्म ना हो इस सूरत में, ठीक होगी। इसके बाद आपके पास टाइम आउट बेस्ड स्कीम आती है। टाइम आउट बेस्ड स्कीम ये होती है कि हर ट्रांजैक्शन को लॉक एक्वायर करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको जो है वो लॉक ग्रांट किया जाता है, ठीक है। अगर वो लॉक उसको ग्रांट नहीं किया जाता,
तो फिर वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, रोल बैक हो जाती है या रीस्टार्ट हो जाती है। तो इस सूरत में फिर आपके पास डेडलॉक पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और सिंपली इम्प्लीमेंट है, ये बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टाइम आउट बेस्ड स्कीम को, कि टाइम आउट हो गया बस उसके बाद उसको रोल बैक कर दो, उसको टाइम मिला उस स्पेसिफिक टाइम में, उसको लॉक एक्वायर नहीं हुआ, बस इसको रोल बैक कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर स्टारवेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। वेट डाई के अंदर और वाउंड वेट के अंदर स्टारवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ओल्डर वन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, प्रेसिडेंस उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर उसको प्रेसिडेंस होती है जिसका टाइम बेसिस के ऊपर लॉक एक्वायर हो गया तो हो गया, ठीक है। जिसको टाइम एक्वायर नहीं हुआ वो फिर स्टारवेशन ही करता जाएगा, वो बार बार रोल बैक ही होता जाएगा। और फिर हमारे पास जो है वो इस सूरत में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हम एक स्पेसिफिक और एक अच्छा टाइम आउट इंटरवल प्रोवाइड कर सकें किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, जिसके अंदर रहते हुए वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से अपने डाटा आइटम के ऊपर लॉक को एक्वायर कर लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास डेडलॉक डिटेक्शन की एक टेक्निक है जिसको हम वेट फॉर ग्राफ कहते हैं। ये वेट फॉर ग्राफ है। इस वेट फॉर ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नोड्स जो हैं ये आपके पास ट्रांजैक्शन है, और ये जो एजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन का वेट करने के लिए, कि जिस तरफ ये एरो जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये एरो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये T17 जो है वो T18 का वेट कर रही है। इसी तरह T19 जो है वो T18 का वेट कर रही है, और T19 का वेट कौन कर रहा है, T17 वेट कर रहा है। तो जब सबसे पहले जिसका जो ट्रांजैक्शन वेट कर रही होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, वो सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगी। जब देन वो कमिट करके ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर जो जो वेट कर रही थी उसकी बारी आएगी और वो अपना ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी। अब जब हम डेडलॉक की डिटेक्शन करते हैं तो डेडलॉक की डिटेक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो किस्म के डेडलॉक अब ये आ रहे हैं, अब ग्राफ्स आ रहे हैं। एक वो जिसमें साइकिल आ रहा है, एक वो जिसमें साइकिल आ रहा है, एक वो जो विदाउट साइकिल है। जब आपके पास साइकिल क्रिएट हो जाता है मीन्स कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिपेंडेड है, और वो ट्रांजैक्शन फिर उसके ऊपर भी डिपेंडेड है, जो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हो जाती हैं ट्रांजैक्शन, तो एक साइकिल बन जाता है। उस साइकिल की सूरत में आपके पास ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट ही करती रहती जाती हैं और फिर आपके पास डेडलॉक अपीयर हो जाता है। तो ये आपके पास वो वेट फॉर ग्राफ है जिसमें आपके पास वो शो करता है कि जो पेयर आप जी यूज़ करते हैं उसमें वी एज अ वर्टिस सेट ऑफ वर्टिसेस ऑल ट्रांजैक्शन को जो जाहिर किया जाता है, ये आपके पास वी से जाहिर हो रही है ट्रांजैक्शन। और ये जो एजेस हैं ये डायरेक्टेड एजेस जिसको कहते हैं, जिस तरफ जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट हो रही है इसको हम ई से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं कि when T1 अब इसमें आप देख रहे हैं कि when TI request a data item currently being held by the TJ, then then the edges will be gone as TI to TJ inserted for a wait for graph, and this edge is removed when TJ is no longer held। अब ये edge तब remove होगा, मतलब ये जो directed edge है ये डायरेक्टेड एज तब रिमूव होगा जब इसकी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। जब ये ट्रांजैक्शन आपके पास खत्म हो जाएगी, फुली कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर ये एजेस इसके खत्म हो जाएंगे, इन इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है इन इन दो ट्रांजैक्शन की ये खत्म हो जाएगी और फिर इनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सिस्टम का डेडलॉक यही होता है कि मैंने आपको, जब आपके पास ग्राफ में साइकिल्स आना शुरू हो जाते हैं और मस्ट इन्वोक का डेडलॉक, फिर हमें इस साइकिल्स के दौरान अपने डेडलॉक को डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, और पीरियडिकली हम बार बार चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा डिफरेंट ट्रांजैक्शन का जो आपस में आकर डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ T17 T18 का वेट कर रही है, और T18 जो है वो T20 का वेट कर रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, और T20 T19 का वेट कर रही है। तो T19 जो है वो T18 का, अब यहाँ पर आपके पास साइकिल बन चुका है ये पूरे का पूरा। जब ये साइकिल क्रिएट हो गया तो इट्स मीन कि आपके पास ये डेडलॉक अपीयर हो गया। अब ये डेडलॉक तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इनमें से किसी एक ट्रांजैक्शन को रोल बैक नहीं कर देते, या कोई भी एक ट्रांजैक्शन हम इसमें से अबॉर्ट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते। डेडलॉक की रिकवरी के लिए आपके पास तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक आपका ये होता है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऊपर आपके पास ये डेडलॉक बना, उसमें से आपने कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी होती है जिसको आपने विक्टिम कंसीडर करना होता है। विक्टिम मीन्स कि आपने उसको रोल बैक करना है, ठीक है, वो हमारे लिए एक विक्टिम हो गया। और वो रोल बैक भी इस सूरत में करना होता है कि आपने चेक करना है कि वो विक्टिम ट्रांजैक्शन जो है उसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा तो नहीं है, या मतलब उसमें कोई ज़रूरी या इंपॉर्टेंट डाटा तो नहीं पड़ा हुआ जिसको वो प्रोसेस करने जा रहा है।
ठीक है, तो फिर आप उसको इजीली अबॉर्ट कर सकते हैं, या उसका जो मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आप उसको विक्टिम बना लेते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप विक्टिम बनाते हैं जिसकी मेथडोलॉजी, जिसका मैकेनिज्म कोई कॉस्टली नहीं है, या कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जो आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता, तो आप उसको इजीली रोल बैक कर सकते हैं। अब रोल बैक आपके पास जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं, फिर देन आप उसको जब सेलेक्ट कर लेते हैं विक्टिम के बाद फिर आप उसको क्या कर लेते हैं, रोल बैक कर लेते हैं, रोल बैक अबॉर्ट कर देते हैं, या फिर आप उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। एंड मोर इफेक्टिवली टू रोल बैक अ ट्रांजेक्शन ओनली आफ्टर अ नेसेसरी टू ब्रेक डेडलॉक। और हमारे लिए रोल बैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन का, ताकि हम डेडलॉक से बाहर निकल सकें। ठीक होगी बात। उसके बाद फिर आपके पास स्टारवेशन भी आ जाती है अक्सर औकात, कि आप एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसको आप बार बार विक्टिम बनाते जा रहे हैं और बार बार उसको रोल बैक करते जा रहे हैं, तो फिर उसमें स्टारवेशन आना शुरू हो जाती है। तो फिर हमने ऐसी चीज़ों से कॉस्ट फैक्टर की बेसिस के ऊपर अवॉइड करना है कि हम स्टारवेशन क्रिएट ना करें, हम बार बार उसी सेम ट्रांजेक्शन को रोल बैक ना करें जिसको हम पहले एक दफ़ा कर चुके हैं, ताकि हम स्टारवेशन से बच सकें।